नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों अमेरिकी हमले की धमकी और ईरान के तेवरों के बीच अरब के अन्य देशों ने अमेरिका से लगाई खुद को बचाने की गुहार। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि ग्रीनलैंड में वो कौन सा रहस्यमयी खजाना छिपा है जिसे पाने को आतुर हैं अमेरिका, रूस और चीन। कार्यक्रम के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि गाजा के शासन की कमान कैसे अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आ गई है। होंगी और भी महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। खाड़ी देशों के सहयोग से ईरान के खिलाफ टला अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खतरा। रूसी राष्ट्रपति की ईरान और इजराइल के साथ स्थिति पर चर्चा। मध्यस्थता की पेशकश। तेहरान में फिलहाल शांति। फ्रांस में फिर गरमाई राजनीति। संसद में बजट पर रोकी गई चर्चा। सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर नहीं बन पा रही है सहमति। सरकार कर रही है विकल्पों पर विचार। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून को 5 साल की कैद, मार्शल लॉ लागू करने के मामलों में सुनाई गई सजा। पूर्व राष्ट्रपति पर बगावत, सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप। यमन में प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्राइक का इस्तीफा। विदेश मंत्री शाहिया मोहसिन जिंदानी बने नए प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल में भी अहम बदलाव। युगांडा में बना रहेगा राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी का शासन। चुनाव नतीजों में लगातार बढ़त। 7वीं बार सत्ता पर होंगे काबिज। विपक्ष ने लगाया हिंसा का आरोप। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच हाल में चरम पर पहुंची सैन्य तनातनी कुछ कम हुई है, लेकिन अमेरिका ने वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। इस सब के बीच ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर सख्त तेवरों के बीच अरब के देश काफी डरे हुए हैं। इन देशों ने अमेरिका से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से जानेंगे कि अरब देशों का डर कितना जायज है। देश में भारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच चरम पर पहुंचा सैन्य तनाव तो फिलहाल थम गया है, लेकिन युद्ध के संकट के बादल अब भी पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के ऊपर मंडरा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका इलाके में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में पेंटागन के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वहीं इलाके में अमेरिका अपनी हवाई तैनाती और हवाई सुरक्षा प्रणालियों की तैनाती बढ़ा रहा है। इस सब के बीच AP समाचार एजेंसी ने मामले से परिचित एक अरब राजनयिक के हवाले से बताया है कि मिस्र, ओमान, सऊदी अरब और कतार जैसे मध्य पूर्व के कई सहयोगी देशों ने व्हाइट हाउस से आग्रह किया है कि वो प्रदर्शनकारियों पर तेहरान की हिंसक कार्रवाई के बदले ईरान पर हमले न करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका की संभावित कार्रवाई पर ईरान की किसी भी प्रतिक्रिया के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सैन्य हस्तक्षेप से वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ सकती है। इन देशों के अधिकारियों ने तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है और उन्हें प्रदर्शनों का हिंसक दमन बंद करने के लिए कहा है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने दावा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कारण ही ईरान में प्रदर्शनकारियों की फांसी रुकी है। The president and his team have communicated to the Iranian regime that the राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ईरानी अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को पता चला कि तेहरान में होने वाली 800 फांसी की सजाओं को रोक दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति के लिए सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान पर सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वाल्ज ने कहा कि ईरानी शासन द्वारा अपने ही लोगों पर की गई हिंसा और दमन के स्तर का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाल्ज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस हिंसा को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं।
वहीं ईरान के संयुक्त राष्ट्र उप प्रतिनिधि ने बैठक में चेतावनी दी कि ईरानी टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन पर ईरान में अशांति फैलाने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया। दूसरी ओर ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। हालांकि देश में विरोध प्रदर्शनों की कोई बड़ी खबर नहीं है। वहीं ईरान की ओर से प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा नहीं देने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रुकने के दावे के बाद तनाव थम गया है। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और आने वाले दिनों में ईरान की सत्ता किस तरह के कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, जैसे कि हमने रिपोर्ट दिखाई कि ईरान और अमेरिका के बीच में अगर किसी तरह की सैन्य तनातनी होती है तो जो अरब के बाकी देश हैं, सऊदी अरब है, कतार है, ओमान है, मिस्र है, ये डरे हुए हैं। और हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। इनका डर कितना जायज है सिंघल साहब? देखिए, इनका डर बहुत रीजनल जो ये पावर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, सऊदी अरबिया हो, मिस्र हो, कतार हो या इजिप्ट हो, इन सब का बहुत जायज है। अगर आपको अगर याद है, जैसे कि जब पिछले बार जब लड़ाई हुई थी, इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर और अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर भेजे थे, तो जो ईरान ने कतार में जो बेस है अमेरिका का, उसके ऊपर एक हमला किया था। ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि उनकी आपस में मिलजुल के बात हुई थी और वो सिंबॉलिक था, लेकिन वो कैपेबिलिटी दिखाता है ईरान की कि ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट और जो खाड़ी के दूसरे देश हैं उनके इंटरेस्ट पर अटैक करने के लिए काबिल है। और अगर अमेरिका के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक करेगा किसी तरह का, तो वो उसका बदला लेगा। और जैसा कि पहले हम उसने दिखाया है, उसमें अभी कैपेबिलिटी है और उससे सब पूरी जो आसपास की जो इकोनॉमी है और देश है, वो पूरी जो है शांति वहां पर माहौल होगा। तो इनका जो डर है वो बहुत जायज है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, वो ये भी नहीं चाहते कि जो उनको इराक की याद है कि इराक में क्या हुआ था जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था। गवर्नमेंट जो रेजिम जो है पूरा खत्म हो गया और वहां पे पूरा वैक्यूम हो गया और वहां पे अभी तक हालात जो है पूरी तरह से सुधरे नहीं है। तो वो एक दूसरा इराक भी नहीं चाहते अपने पड़ोस में। तो जो डर है उनको ये है कि अगर अमेरिका कोशिश करता है कोई हमला करने की, तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा, जो अमेरिकन इंटरेस्ट पे करेगा। और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि अमेरिका ने अपने जो है युद्धपोत वहां उस एरिया में भेजे हुए हैं, तो वो रिटेलिएशन होगा, तो दूसरी तरह से भी रिटेलिएशन होगा। उस चक्कर में, उस सब झगड़े में ये खाड़ी के देश हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप की भी जो अपनी पॉलिसी है, वो उनका इरादा ये है कि ईरान को धमका करके काम चलाए। उनका अपना इरादा जो है, वो कह तो रहे हैं कि हम सारी ऑप्शंस हमारे पास में है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी बयान दिया है, उनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बयान दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का इरादा है एक्चुअल में, रियलिटी में, कि वो ईरान के ऊपर कोई हमला करें। सर, यहीं पर सवाल आता है कि जो व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओर से जो बार बार ईरान को कम्युनिकेट किया गया कि हम कड़े कदम उठा सकते हैं, उसी का कहीं ना कहीं असर है कि ईरान में जो किलिंग्स हो रही हैं और साथ ही साथ जो वहां पर मौत की सजा देनी थी लोगों को, वो रुकी है। 800 लोगों को दावा कर रहे हैं कि मौत की सजा होनी थी, वो रुकी है इसी वजह से। क्या कुछ कहेंगे आप? भाई, प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो व्हाइट हाउस बोल रहा है ना कि उन्होंने अब किस बिना पर वो बोल रहे हैं, किसी जो है सूत्रों से कहीं से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका प्रेशर से ये हुआ है, क्योंकि वहां इंटरनेट 2 हफ्ते, जैसा आपने कहा, दूसरा हफ्ता हो गया, वहां पे बिल्कुल बंद है, कोई खबर नहीं आ रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप या एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो हमला नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो उसको दिखा रहे हैं कि हमारी ये जीत हो गई है, ईरान हमारे से दब गया है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसकी इंडिपेंडेंटली कहीं जो है किसी ने पुष्टि नहीं की है। तो मेरे विचार से इसमें कितनी सत्यता है, इस पे एक बहुत मेरे विचार से बहुत क्वेश्चन मार्क। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, अरागची, वो विटकॉफ के साथ लगातार संपर्क में थे और दोनों एक दूसरी ओर की जानकारी दे रहे थे। क्या इस बिना पे कुछ इस पर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है ऐसा?
नहीं, होने को तो हो सकता है, हमें इसमें कोई शक ये नहीं है कि मेरे को कह रहा कि नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ना तो ईरान ने केस कंफर्म किया है। ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो है चैनल खुले हुए थे, इसमें बराबर बातचीत हो रही थी, सऊदी अरबिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी बातचीत हो रही है, तो इन सब की आपस में बातचीत हो रही है, डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए थे। ईरान ने भी कहा था कि हम जो है डिप्लोमेटिक बात करने के लिए तैयार है, डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने कभी मना नहीं किया है। तो अमेरिका भी जब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अमेरिका की ये कोशिश ये थी कि धमकी से काम चल जाए, ना कि कोई एक्शन लेना पड़े, क्योंकि एक्शन लेने में केवल एक जो अटैक करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर वो बूट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। अगर वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं ईरान में, वो उसके लिए अमेरिकन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कहीं भी वो करना नहीं चाहते। हर जगह वो सिंबॉलिक कर रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला में हो या कहीं और। केवल एक बार आए, थोड़ा यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान स्थिति वहां पर है, जो खबरें आ रही हैं, ईरान में अभी मोटा मोटी वहां पर शांति है, कोई विरोध प्रदर्शन के विजुअल्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, नहीं खबरें आ रही हैं, तो वर्तमान स्थिति और साथ ही साथ जो अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव है, उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी, बात ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई खबर नहीं आ रही। जिस तरह से पहले बहुत खबरें आ रही थी कि इतने लोग मारे गए, इतने जगह पर वो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद में ईरानियन अथॉरिटीज ने भी अपने पक्ष में प्रदर्शन कराए, लाखों लोगों को उनके उसकी तस्वीरें दुनिया भर में उन्होंने भेजी हैं। तो अंदर में क्या हालात हैं अभी किसी को नहीं मालूम है। इकोनॉमिक, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्थिक हालात ईरान के बहुत खराब हैं, क्योंकि सैंक्शंस जो है उनको बाइट कर रही हैं, और जो यूएस डॉलर और जो रियाल है उनका करेंसी, उसकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत 1.5 मिलियन के करीब हो गई है। तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, लोग परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए वहां पर ये जो प्रदर्शन हुए इसी बात पर हुए हैं। लेकिन अब ये कितना उन्होंने इसको दबा लिया है, रिप्रेस कर लिया है, ये इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खबरें कोई आ नहीं रही हैं। केवल अमेरिका जो व्हाइट हाउस है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है कि वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रदर्शन खत्म हो गया, वो कह रहे हैं कि 800 लोगों को जो फांसी होनी थी वो रोक दी गई है अमेरिका के प्रेशर से। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के बाद शुरू हुई हलचल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि ग्रीनलैंड और इसके आसपास ऐसा रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है जिसे पाने को चीन और रूस भी काफी आतुर हैं। इसलिए ग्रीनलैंड में जिस देश का वर्चस्व होगा वो आने वाली कई सदी तक दुनिया में राज करेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ग्रीनलैंड के इस खजाने के बारे में बताते हैं और फिर ताजा घटनाक्रम पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के असर से पिघल रही आर्कटिक की बर्फ ने वर्षों से दबे वैश्विक समीकरणों को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबी अमूल्य धरोहर पर कब्जे को लेकर अब दोस्त भी एक दूसरे को आंख दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जे को लेकर नेटो सहयोगी एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय देश ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। व्हाइट हाउस की बैठक में अनिश्चितता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपसी खींचतान के बाद बेकाबू होते हालात में नेटो के 6 सहयोगी देशों ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। हालांकि सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन अमेरिका के सामने यूरोप ने एकजुट रहने का संदेश जरूर दे दिया। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि यदि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने जल्द कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो नेटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा।
साथ ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। जंग का नया अखाड़ा बने ग्रीनलैंड में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। मॉस्को ने ट्रंप के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बचाने की बात कही थी। रूस ने ग्रीनलैंड पर पश्चिमी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जंग के नए मैदान ग्रीनलैंड में दुनिया की दखलंदाजी सिर्फ मूंछ की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बर्फ में दबा वो खजाना है जिस पर दुनिया पर राज करने का रहस्य छिपा हुआ है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की संभावित लड़ाई का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। दरअसल हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की चादर पिघलनी शुरू हुई, जिसने आर्कटिक सागर में नए शिपिंग रूट की संभावनाओं को जन्म दिया। सबसे ज्यादा समुद्री हिस्सा उत्तर में मौजूद है, जो यूरोप से एशिया तक रूस के आर्कटिक तट के साथ साथ चलता है। इसलिए इस हिस्से पर रूस की काफी पहले से नजर है। इसके अलावा पश्चिम में उत्तर पश्चिमी रास्ता कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह से होकर गुजरता है, जबकि उत्तरी ध्रुव के दूसरी तरफ आर्कटिक क्षेत्र में एक रास्ता बीचों बीच बनने की संभावना है, जो शायद कुछ सालों में बन जाए। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से वैश्विक व्यापार के लिए ऐसा रास्ता तैयार हो सकता है जो स्वेज नहर का बड़ा विकल्प हो सकता है। इससे पश्चिमी यूरोप से पूर्वी एशिया तक का सफर लगभग आधा रह जाएगा। इतना ही नहीं, रूस पिछले 10 सालों में आर्कटिक में कई सैन्य बेस स्थापित करते हुए अपने पुराने सोवियत इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरफील्ड्स को भी सक्रिय कर चुका है। वहीं बर्फ में दबे खजाने को चीन काफी पहले से ललचाई नजरों से देख रहा है। इसलिए उसने 2016 में खुद को आर्कटिक का करीबी देश घोषित कर दिया। 2025 में एक चीनी कार्गो शिप इस्तांबुल के रास्ते यूरोप तक यात्रा करने वाला पहला लाइनर जहाज भी बन गया, जो सिर्फ 20 दिन में ही पहुंच गया था। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, अभी तक हम दर्शकों को ये बताते थे कि भाई ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल है, कई सारे खनिज हैं, लेकिन ये जो एक नया पहलू है कि बर्फ पिघल रही है, नए रूट वहां पर विकसित हो रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? और चीन, रूस और अमेरिका की नज़र इस एंगल से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये ग्रीनलैंड जो है अब नया बैटल ग्राउंड बन गया है। और जैसा कि आपने कहा, अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि ये जो है अमेरिका का बहुत समय से इसमें इंटरेस्ट है, बहुत समय से उन्होंने खरीदने की भी कोशिश की है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है इनकी कोशिश जो है अमेरिका की कि इसको खरीदा जाए। एक तो क्या है कि मिलिट्री की डोमिनेंस, उनके जो भी वहां ग्रीनलैंड में रहेगा, जो भी इस एरिया में आर्कटिक, तो वो जो एरिया है आर्कटिक का, वो पूरी तरह से वो डोमिनेंस उनका रहेगा। दूसरा, इसका जो फायदा है कि मिनरल्स की तो बात है ही है, क्योंकि $4 ट्रिलियन के करीब जो कह रहे हैं कि वहां मिनरल्स हैं। दूसरा, जो आपने अभी बताया कि जो रूट्स नए वहां बन रहे हैं, क्योंकि बर्फ वहां पिघल रही है, उस पे सब देशों की निगाह है, क्योंकि जो भी उन रूट्स को डोमिनेट करेगा वो ही ग्लोबली जो है देश, दुनिया को उस पर उसका सर्वोच्च रहेगा, उसका सर्वस्व रहेगा। क्योंकि जैसा कि आपने भी रिपोर्ट में बताया, 30 से 40% के करीब जो है टाइम कम लगेगा। दूसरा, सुएज कैनाल जो कि एक चोक पॉइंट है, उस पर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो है रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो, सबकी इस पर रूटों पर निगाह है। इसीलिए यहां पे आजकल ये बहुत ज्यादा गर्मा गया है मामला, और हर एक कोई ये कोशिश कर रहा है कि उसको डोमिनेट करे। चीन ने कोशिश की थी, क्योंकि वो चीन जो है हमेशा दूसरे तरीके से करता है कि वो अमेरिका की तरह उस पर मिलिट्री डोमिनेंस करने की कोशिश नहीं करता, वो इकोनॉमिक करते हैं। तो उन्होंने वहां कोशिश की कि मिनरल्स के राइट मिल जाए, पोर्ट मिल जाए हमें, लेकिन वहां अमेरिका ने जो है उसको, डेनमार्क को बताया कि भाई क्या खतरा है उससे, तो उसको उनको रोक दिया गया वहां पे। तो चीन अभी जो है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं चीन अभी पोलर सिल्क रूट की, जो कि वो जो अपना ट्रेड रूट पर उनका जो का तरीका है कि वो पोर्ट खरीद लें, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे उनकी डोमिनेंस बढ़े। लेकिन अमेरिका इस मामले में बहुत सजग है। लेकिन उधर रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस तो बिल्कुल बराबर में ही है। लेकिन उसमें जो है रूस के साथ में दो समस्या है। एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि चाइना के पास में है, और सामरिक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां अमेरिका बहुत ज्यादा सजग है। तो इसलिए वहां पे बहुत बड़ी ये राइवलरी इस वक्त खड़ी हो गई है। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको, आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुहिम है वो कारगर सिद्ध होगी? क्या वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर पाएंगे? कितना मुश्किल होगा? कितनी चुनौतियां इसके सामने हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका
जो प्रेसिडेंट ट्रंप रादर चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से वर्चस्व उनका ग्रीनलैंड पर हो जाए ताकि वो आसपास के रीजन उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हम देखें तो मिलिट्री डोमिनेंस जो है अभी भी अमेरिका की है, क्योंकि वहां की जो डिफेंस है, वहां जो फील्ड है, वहां पे जो थुन बोलते हैं उसको, पिट्सफिक में स्पेस सेंटर है उनका, जो बेस है, उसमें वो जो हवा में भी जमीन पे भी सारा जो है वो वहां से उनका ऑलरेडी कंट्रोल है। तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा तो ऑलरेडी जो है अमेरिका को दे रखी है, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए ग्रीनलैंड, लेकिन वो उस बात को भूल जाते हैं कि ऑलरेडी मिलिट्री डोमिनेंस वहां पर जो है अमेरिका की है, किसी और देश की, डेनमार्क की नहीं है। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बयान रूस की तरफ से आया है। रूस का ये कहना है कि जो अमेरिका कह रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसका खंडन किया उन्होंने। हाँ, वो क्योंकि अमेरिका जो अगर अमेरिकन डोमिनेंस वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो वो कोशिश कर रहा है रूस, वो उस पर अंतर पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अपने पुराने जो बेस थे उनको रिवाइव किया है, क्योंकि वो भी मिलिट्रीली कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली हम उसको ले लें, ताकि वो पूरी तरह जो रूस ने जो बोला है कि रूस अब खतरा खड़ा हो गया रूस के लिए कि अगर ये खरीद लेंगे या उनको हैंडओवर हो जाएगा तो जो रूस का क्लेम है वो उसको। लेकिन इस सब के बीच जो यूएस और नेटो कंट्रीज के बीच में तनातनी हो गई है वहां पर, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेटो के 2 मेंबर हैं, उनके बीच में ये तनातनी हो रही है। और मैं अभी फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ग्रीनलैंड को अगर उन्होंने कब्जा किया यूएसए को, तो अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरी बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं वो, जो रियलिटी है कि भाई हम जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरफ सॉवरेनिटी को खतरा है, लेकिन साथ साथ ये भी मान रहे हैं कि बिना यूएसए के उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो अब आपसे अपने आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के गठन की घोषणा की है। ये फैसला गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए बनाए गए उनके 20 पॉइंट पीस प्लान के फेज 2 का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही इस संस्था के सदस्यों की घोषणा की जाएगी। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अब तक का सबसे प्रतिष्ठित और महान बोर्ड है। बोर्ड के गठन से पहले फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक समिति की घोषणा हुई थी। ये समिति 15 सदस्यीय है। इस समिति के पास ही गाजा के रोजमर्रा के शासन को संभालने की जिम्मेदारी है। बोर्ड ऑफ पीस की देखरेख में ये समिति काम करेगी। ट्रंप ने कहा कि वो खुद अध्यक्ष का जिम्मा संभालेंगे और पीस बोर्ड का नेतृत्व करेंगे। शांति योजना में हमास के निरस्त्रीकरण, तकनीकी सरकार का गठन, गाजा का पुनर्निर्माण और स्थायी शांति के लिए काम करने का प्रावधान है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने से जुड़े कुछ आरोपों में 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये फैसला यून के खिलाफ दिसंबर 2024 में जारी किए गए मार्शल लॉ आदेश और अन्य आरोपों को लेकर चल रहे 8 आपराधिक मुकदमों में पहला है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में एक और तेल टैंकर वेरोनिका को जब्त कर लिया है, जिसके वेनेजुएला से जुड़े होने का आरोप है। ये ट्रंप प्रशासन के तहत जब्त किया गया 6ठा टैंकर है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने तेल कानूनों में सुधार की घोषणा की है, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला किया जा सके और निवेश बढ़ाया जा सके। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट किया। इसे उन्होंने दोनों देशों की आजादी की साझा लड़ाई का प्रतीक बताया। लंच मीटिंग में वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति और सहयोग पर चर्चा हुई। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्राइक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने ब्राइक के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद नए विदेश मंत्री शाया मोहसिन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और उन्हें अगली सरकार बनाने का काम सौंपा गया है।
चीन और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता घटाने की कोशिश के तहत 8 साल बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की पहली मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी चुनावी नतीजों में बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और 7वां कार्यकाल हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी पॉप स्टार से राजनेता बने बॉबी वाइन ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है।